हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले श्री अब्दुल कलाम जी के जीवन यात्रा पर प्रकाश डालेंगे और उनकी कठिनाइयों से भरे जीवन से सीख लेंगे कि कैसे देशप्रेम और अद्वितीय लगन से उन्हीं ने भारत देश को तकनीकी क्षेत्र में दुनिया भर में प्रतिष्ठा दिलाई। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को पंबन द्वीप पर, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में और अब तमिलनाडु राज्य में तीर्थस्थल रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन मरक्यार एक नाव के मालिक और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उनकी मां अशियम्मा एक गृहिणी थीं। उनके पिता के पास एक नौका थी जो हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम और अब निर्जन धनुषकोडी के बीच आगे पीछे ले जाती थी। कलाम अपने परिवार में 4 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे द। कलाम के जन्म के समय परिवार गरीबी से त्रस्त था। एक युवा लड़के के रूप में उन्हें परिवार की मामूली आय को बढ़ाने के लिए समाचार पत्र बेचना पड़ा। अपने स्कूल के वर्षों में कलाम के ग्रेड औसत थे, लेकिन उन्हें एक प्रतिभाशाली और मेहनती छात्र के रूप में वर्णित किया गया था जिसमें सीखने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई, विशेषकर गणित पर घंटों समय बिताया। श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में पढ़ने चले गए, जो उस समय मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध था, जहां से उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वह लड़ाकू पायलट बनने के अपने सपने को हासिल करने से चूक गए, क्योंकि क्वालिफायर में वह 9वें स्थान पर थे और भारतीय वायुसेना में केवल 8 स्थान उपलब्ध थे। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक होने के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (DRDS) के सदस्य बनने के बाद एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन प्रेस सूचना ब्यूरो भारत सरकार द्वारा के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में शामिल हो गए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे होवरक्राफ्ट को डिजाइन करके की, लेकिन DRDO में अपनी नौकरी के विकल्प को लेकर वे असमंजस में रहे। कलाम प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के अधीन काम करते हुए इनकोस्पार में शामिल हो गए। HGS मूर्ति द्वारा उनका साक्षात्कार लिया गया और इसरो में भर्ती किया गया। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TRLS के पहले निदेशक। 1969 में कलाम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वह भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च वाहन SLV-3 के परियोजना निदेशक थे, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को निकट पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात किया था। कलाम ने पहली बार 1965 में DRDO में स्वतंत्र रूप से एक विस्तार योग्य रॉकेट परियोजना पर काम शुरू किया था। 1969 में कलाम को सरकार की मंजूरी मिली और उन्होंने अधिक इंजीनियरों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया। 1963 से 1964 में उन्होंने वर्जीनिया के हैम्पटन में नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर का दौरा किया, ग्रीनबेल्ट मैरीलैंड में गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर और वॉलॉप्स उड़ान सुविधा। 1970 और 1990 के दशक के बीच कलाम ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और SLV परियोजनाओं को विकसित करने का प्रयास किया, जो दोनों सफल साबित हुए। कलाम को राजा रमन्ना ने TBRL के प्रतिनिधि के रूप में देश के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को देखने के लिए आमंत्रित किया था, भले ही उन्होंने इसके विकास में भाग नहीं लिया था। 1970 के दशक में कलाम ने 2 परियोजनाओं प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट का भी निर्देशन किया, जिसमें सफल SLV कार्यक्रम की तकनीक से बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने की मांग की गई थी। गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP रखा गया और कलाम को मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया। कलाम ने मिशन के तहत कई मिसाइलों को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई, जिनमें मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि और सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल पृथ्वी शामिल हैं। हालांकि परियोजनाओं की कुप्रबंधन और लागत और समय की अधिकता के लिए आलोचना की गई है।
कलाम ने जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सचिव के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण आयोजित किए गए, जिसमें उन्होंने एक गहन राजनीतिक और तकनीकी भूमिका निभाई। परीक्षण चरण के दौरान कलाम ने राजगोपाला चिदंबरम के साथ मुख्य परियोजना समन्वयक के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान कलाम के मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। कलाम ने के.आर. नारायणन के बाद भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में 922,884 इलेक्टोरल वोट के साथ जीत हासिल की, जो लक्ष्मी सहगल द्वारा जीते गए 107,366 वोटों से अधिक था। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। 18 जून को कलाम ने वाजपेयी और अपने वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगियों के साथ भारतीय संसद में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कलाम को 40 विश्वविद्यालयों से 7 मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। भारत सरकार ने उन्हें इसरो और डीआरडीओ के साथ उनके काम और सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में उनकी भूमिका के लिए 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1997 में कलाम को भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और रक्षा प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण में उनके योगदान के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला। 27 जुलाई 2015 को कलाम ने भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक रहने योग्य ग्रह पृथ्वी का निर्माण विषय पर व्याख्यान देने के लिए शिलांग की यात्रा की। सीढ़ियां चढ़ते समय उन्हें कुछ असुविधा महसूस हुई, लेकिन थोड़े आराम के बाद वे सभागार में प्रवेश करने में सक्षम हो गए। भारतीय समयानुसार शाम लगभग 6:35 बजे अपने व्याख्यान के केवल 5 मिनट बाद वह गिर पड़े। गंभीर हालत में उन्हें पास के बेथनी अस्पताल ले जाया गया। आगमन पर उनमें नाड़ियां जीवन के किसी अन्य लक्षण का अभाव था। गहन चिकित्सा इकाई में रखे जाने के बावजूद कलाम की शाम 7:45 बजे अचानक हृदयाघात से मृत्यु की पुष्टि की गई। अपने सहयोगी सृजनपाल सिंह को लिखे उनके अंतिम शब्द थे, मजाकिया आदमी, क्या तुम ठीक हो? उनकी मृत्यु के बाद कलाम के शरीर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा शिलांग से गुवाहाटी ले जाया गया, जहां से इसे 28 जुलाई की सुबह वायुसेना C-130J हरक्यूलिस में नई दिल्ली ले गए। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति को पूरे राजकीय सम्मान के साथ रामेश्वरम के पेई करुम्बु मैदान में दफनाया गया। अंतिम संस्कार में 350,000 से अधिक लोग शामिल हुए, जिनमें प्रधानमंत्री, तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल थे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।